रीता और उसकी 11 लोगों की पैरानॉर्मल टीम कुलजरा गांव के लिए मुआयने के लिए आए थे। सभी ने वहां पर टूटे हुए मिट्टी के घर, जगह जगह पर खुदी हुई मिट्टी जो कि शायद उन लोगों ने करी थी जो कि पालीवाल ब्राह्मणों के रातों रात गांव छोड़ने के बाद वहां गड़े हुए धन की खोज में आए थे। वहां के घरों को देखकर लग रहा था कि वाकई पालीवाल ब्राह्मणों को वैज्ञानिक ज्ञान और वेद शास्त्रों का ज्ञान नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा था। रीता हर चीज़ को गहराई से देख रही थी और पालीवाल ब्राह्मणों की तारीफ कर रही थी। रीता और उसकी टीम को शाम तक वापस आना था। उनकी टीम वहाँ सभी छोटे छोटे घरों को देखने के बाद वहाँ के सबसे बड़े घर में गए थे और वहाँ पर अपनी तहकीकात कर रहे थे। उनकी टीम को वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वहाँ आत्मा होने का संकेत मिल सके। रीता की टीम 3 गाड़ियों से यहाँ पर आई थी। पहले 3 लोग वहाँ एक गाड़ी से निकलने लगे। तभी उनकी टीम की एक सदस्य कहती है, रीता कहाँ पर है? अभी तक आई नहीं। उसको मैंने हरजीत के साथ देखा था, दोनों साथ में ही थे, तो हो सकता साथ में ही आएंगे, ऐसा रुपेश कहता है। इस पर रीना का उत्तर था, तब हमें निकलना चाहिए, शाम होने वाली है, रात तक हमें शहर पहुंचना है। तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तभी दूसरी गाड़ी में हरजीत और उसके साथी आते हैं। हरजीत कहता है, बाकी सब निकल गए हैं। हाँ, जैसे आए थे सब लोग वैसे ही जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी भी वहाँ से निकल जाती है। तीसरी गाड़ी सब निकल गए ये समझकर शहर की ओर निकल जाती है। राजेश कहता है, सर मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, आप मुझे बताओगे मेरी बहन है कहाँ पर? आप थोड़ा वेट करिए, हम पता कर रहे हैं। राजेश को सर बताते हैं कि उस दिन गांव से लौटने के बाद से रीता का कुछ पता नहीं चल रहा है। राजेश कुलजरा गांव खुद जाने के बारे में सोचता है। वो पैरानॉर्मल टीम भी उनके साथ होती है। दिक्कतें आती हैं, पर चीज़ों को देखने के बाद सभी कुलजरा पहुंचकर गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें रीता वहां पर कहीं नहीं मिलती। तो वो सभी लोग थक हार कर अंत में शहर वापस आ जाते हैं। राजेश अपनी बहन को ढूंढने के लिए दिन रात एक करके पैरानॉर्मल के बहुत बड़े ज्ञाता के बारे में पता करके उनसे मिलने जाता है। राजेश को सर से मिलने के लिए उनके केबिन के बाहर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद सर के असिस्टेंट ने राजेश को अंदर जाने के लिए कहा। वो अंदर जाकर देखता है, नील सर एक किताब पढ़ने में व्यस्त थे और कमरे में हल्की रोशनी थी। इसके अलावा वो कमरा काफ़ी शांत था और वहाँ पर एक अलग तरह की गंध आ रही थी। नील सर राजेश को देखकर किताब को एक तरफ रख देते हैं और राजेश को घूरने लगते हैं और उससे पूछते हैं, किस लिए आए हो? राजेश ने अपनी बहन रीता के कुलतरा गांव से जाने के बाद वहां से गायब होने की बात बताता है। कुलतरा में तो आपने अपनी सर्च पूरी कर ली होगी, नील सर कहते हैं। हाँ, हमने पूरी कोशिश करी। कुलतरा गांव जैसलमेर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहाँ पर लगभग 160 वर्षों से कोई नहीं रहता। इसके पहले यहाँ बहुत सुंदर गांव था जहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन किसी सलाम सिंह की बुरी नज़र के बाद किसी पालीवाल ब्राह्मणी की बेटी रूपमती पर पड़ी और पूरा गांव तबाह हो गया। पालीवाल ब्राह्मणों को रातों रात गांव छोड़ना पड़ गया और उन ब्राह्मणों ने उस गांव में अपने बहुत सारे कीमती गहने, हीरे और खजाना छुपाया और उसके बाद उस जगह से चले गए। जाते जाते उन गांव वालों ने उस गांव को श्राप दिया कि वहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा और इसी वजह से आज तक वहाँ पर आत्माओं के रहने का प्रमाण मिलता है। तो तुम्हें क्या लगता है? वो कहते हैं, सर मेरे लगने या नहीं लगने से क्या होता है, बस मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन जिंदा है? मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से भी मुकर नहीं सकता कि वहाँ जो भी रात को रुका है वो जिंदा नहीं बचा है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है।
कुछ देर सोचने के बाद, अपने ध्यान में मगन होने के बाद नील सर बोलते हैं, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है तो तुम्हें उस गांव में जाकर वहाँ से वहाँ की मिट्टी लानी होगी। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। राजेश अगले ही दिन गांव में जाकर वहाँ से मिट्टी लेकर आने लगा और तभी वहाँ पे चलने लगी जोर की हवा। ये हवा इतनी तेज थी कि इसे हवा कम आंधी कहा जा सकता था। राजेश जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर नील सर के पास आता है। राजेश के शहर पहुँचते ही बहुत रात हो जाती है। नील सर उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। गांव में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, बस गांव से मिट्टी लेकर आते समय ज़ोर की हवा चलने लगी थी, लेकिन मैं जैसे तैसे आ गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, खैर अब हम जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा करते हैं। हाँ, मुझे प्लीज़ बताइए कि मेरी बहन है कहाँ पर, ताकि मैं उसे बचा पाऊँ। नील सर ने राजेश के हाथों से मिट्टी लेकर उसे कलश के रूप में बिठा दिया और राजेश को एक आसन पर बैठने को कहा और उसके बाद खुद वो ध्यान में मगन हो गए। करीब 2 घंटे तक ध्यान करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजेश से कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। उसके लिए तुम्हें खुद पता करना होगा, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? तुम्हारी आत्मा को यहाँ से कुलधरा भेजना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें तुम्हारी असली जान को भी खतरा है। अब अगर तुम तैयार हो तो देर मत करो और इस कलश पर हाथ रख दो और निकल जाओ अपनी बहन को ढूंढने के लिए। एक तो राजेश को इन सब चीज़ों पर पहले से भरोसा नहीं था, लेकिन आज उसे अपनी बहन के लिए ये सब करना पड़ रहा था। यही सोचकर राजेश ने कलश पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। इसके बाद वो महसूस करता है कि वो काफ़ी हल्का हो गया है और उसने देखा कि वो और कहीं नहीं बल्कि कुलधरा गांव के बाहर पहुंच गया था। उसे अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। वो आगे बढ़ा और तभी उसे आवाज़ आती है, भाई साहब। यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि रीता की थी। वही राजेश को भाई साहब कहती थी और ये आवाज़ आ रही थी हवेली से। राजेश ने अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ा दिए। राजेश वहाँ पहुँच गया। उसने देखा दरवाज़ा जिसे दिन में खोलना पड़ता है वो उस समय खुला हुआ था। राजेश ने अंदर जाकर देखा रीता का पर्स, कुछ सामान और जूता वहीं पर गिरा हुआ था, लेकिन उसे ये सब दिन में तो नहीं दिखा जब वो आया था। यही सोचते हुए राजेश आगे बढ़ रहा था, तभी उसे आवाज़ आई, भाई साहब। उसने देखा वो जहाँ खड़ा था, ये आवाज़ उसके दाहिने तरफ से आ रही थी। राजेश उस तरफ जाकर देखता है, वहाँ पर स्विमिंग पूल जैसा कुछ बना हुआ था, लेकिन ये काफ़ी पुराना था और यहाँ का पानी भी काफ़ी गंदा था। वो आगे बढ़ गया और तभी उसे ठीक पीछे से आवाज़ आई, भाई साहब। उसने अपने कदम रोक लिए और ये आवाज़ स्विमिंग पूल से आ रही थी। राजेश पूल की तरफ देखने लगा, लेकिन उसका पानी पूरी तरीके से शांत था। तभी पानी में हलचल होने लगी और राजेश को किसी का हाथ पानी में फेंकते हुए दिखाई दिया। राजेश थोड़ा पीछे हट गया और तभी उसने देखा पानी में रीता थी। राजेश ने आव देखा ना ताव पानी में रीता का हाथ पकड़ लिया। तभी उसे किसी ने आवाज़ लगाई, पानी के अंदर मत जाना। ये आवाज़ नील सर की थी। राजेश ने बहुत कोशिश के बाद रीता को बाहर निकाल लिया। रीता राजेश को गले लगाकर रोने लगी, भाई साहब मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ बहुत डर लगता है। वो यहाँ पर फिर आएगा और मुझे पानी के अंदर खींच लेगा। जब से मैं हूँ यहाँ पर तब से वो यही करता है। मुझे बचा लो भाई साहब, मुझे बचा लो। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बताओ तुम यहाँ फंसी कैसे? मैं और हमारी पूरी टीम गाँव को देखने के बाद इस हवेली में आए।
हम यहाँ की हर चीज़ देखने लगे और मैं यहाँ बनी एक सुरंग के अंदर चली गई। सुरंग के अंदर जाते ही ऊपर से मिट्टी और बालू गिरने लगा। मैं वहाँ से निकली, लेकिन तब तक हमारी पूरी टीम यहाँ से चली गई थी और मैं यहीं रह गई। सूरज ढल गया था और जो दिन के उजालों में ये जगह खूबसूरत लग रही थी, रात के अंधेरे में काफ़ी डरावनी हो गई थी। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। पहले तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कोई मेरे पास आ रहा है, कोई मेरे पास आके हंस रहा है, तो किसी की रोने की आवाज़ कभी कभी सुनाई दे जाती। मैं इस हवेली के अंदर आ गई, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं था और मैंने खुद को हिम्मत बंधाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ काफ़ी भयानक थी। धीरे धीरे ये आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने देखने की कोशिश हर बार करी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई पीछे से मेरे पूरे बदन पर हाथ डाल रहा था। मैं डर कर खड़ी हो गई और फिर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अब मैंने पाया कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं था और किसी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे धड़ाम से ज़मीन पर पटक दिया। इसके बाद गंदा पानी मेरे मुंह में आने लगा और ऐसा लगने लगा मुझे जैसे कि मैं डूब रही हूँ। ये उस दिन की बात नहीं है, ये मेरे साथ उस दिन के बाद से हर रोज़ होता। मुझे बचा लो भाई साहब, मुझे इस नर्क में नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकाल दो। राजेश उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी नील सर की आवाज़ आती है, राजेश वहाँ से जल्दी निकलो, अभी चलो रीता यहाँ से, तुम उसे छोड़ो और खुद निकलो बाहर। नील सर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं रीता को छोड़कर बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, वो इसकी जान ले लेगा। बेवकूफ़ी मत करो, अगर उसकी भलाई चाहते हो तो रीता को वहीं छोड़कर निकल जाओ। रीता अब मर चुकी है, तुम नहीं। अगर तुम भी नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे, कभी अपनी रीता को इस दर्द से मुक्त नहीं करा पाओगे। राजेश और रीता ये सब सुनकर वहीं पर जड़ गए। थोड़ी देर बाद राजेश रीता को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में आ गया। यहाँ आते ही उसे अपना शरीर भारी लगने लगा। आँख खोलते ही राजेश ने नील सर की ओर प्रश्न की दृष्टि से देखा। हाँ, ये सच है, रीता की उसी रात को मौत हो गई थी जिस दिन उस दरिंदर ने उसके मुंह में पहली बार गंदा पानी डाला था। रीता को उस गंदे पानी में डूबने की वजह से, सांस फूलने की वजह से मौत हो गई थी। तो मैं अभी जिससे मिलकर आ रहा हूँ वो कौन है? ये रीता की आत्मा है जो कि उस हवेली में कैद हो गई है और अब तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो बाकी आत्माओं की तरह वो जिंदगी भर वहीं पर तड़पती रहेगी। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्या करना होगा? पूर्णिमा की रात को हवेली जाना होगा और उसकी आत्मा को वहाँ से मुक्त करवाना होगा, जो कि पूर्णिमा की रात को पूरा चांद होता है। तो तुम्हें एक काम चांद की उपस्थिति में करना है। रीता मर गई है तो तुम्हें भी यहाँ पर शरीर को त्याग कर जाना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ से जिंदा बच गए तो तुम्हें दोबारा यहीं से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी, नहीं तो तुम हमेशा के लिए वहीं फंस जाओगे। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, आप तैयारी शुरू करें। अगली पूर्णिमा के दिन के 3 बजे नील सर राजेश के साथ पूजा शुरू करते हैं। लगातार 9 घंटे पूजा करने के बाद राजेश अपने शरीर को छोड़कर हवेली के अंदर चला जाता है। उसे आज भी ठीक वैसी ही आवाज़ सुनाई दी जैसी उस दिन सुनाई दी थी। वो सीधा हवेली के अंदर जाकर उस पुल के पास जाकर रीता को वहाँ से निकाल लाता है और उसे लेकर सीधा हवेली के बाहर बावड़ी के पास जाता है और उसके अंदर मिट्टी
नील सर का दिया हुआ राख डाल देता है। राजेश ने बावड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर पानी था। ऊपर आसमान में देखा, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी और हवा भी वहाँ पर उपस्थित थी। मैं तुम्हें इस दुनिया से मुक्त करवाने आया हूँ बहन। अपने शरीर से तो तुम कब की मुक्त हो गई हो, लेकिन आज तुम इस आत्मा से मुक्त हो जाओगी और नई जिंदगी प्राप्त करोगी। अपने भाई को माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं बचा पाया। ये कहते हुए राजेश रोने लगता है। रीता उसके आंसू पोंछती है। तभी राजेश उसे उस बावड़ी में धकेल देता है। राजेश को 3 बजे से पहले वापस जाना था, नहीं तो वो उसी दुनिया में रह जाता, ऐसा सर ने उससे कहा था। तभी राजेश को काफ़ी भयानक आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर से उसी हवेली की तरफ बढ़ जाता है। उसने देखा बहुत सी औरतें इधर उधर भाग रही थी। राजेश इन सबको मुक्त कराने की सोचकर इन सभी को ले जाकर बारी बारी से पंचतत्व के साथ बावड़ी में धकेल देता है और इन्हें मुक्त कर देता है। लेकिन सभी को बचाने के चक्कर में वो खुद बावड़ी के पानी में गिर जाता है। राजेश अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने नील सर थे और वो एक अस्पताल में एडमिट था। सर, मैं पानी में गिर गया था। मैं बच गया हूँ कि मैं मर गया? तुम जिंदा हो क्योंकि तुम 3 बजे से पहले उस दुनिया से वापस आ गए थे। अच्छा हुआ तुम उस बावड़ी में गिर गए थे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए कुलतरा गांव में रह जाते। मैं बहुत खुश हूँ कि वर्षों से वहाँ तड़प रही आत्माओं को तुमने उस जगह से मुक्त करवा दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, बस मशालें जल रही थी। इंद्रजीत 4 लोगों के पीछे दौड़ रहा था। उसके सर पर आज उन चारों का खून सवार था। उसने एक को दबोच लिया और फिर हाथ से उठाकर उसे पटक दिया। उसके बाद लातों से उसे मारना शुरू करा। इंद्रजीत ने उस इंसान को इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो आदमी रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन इंद्रजीत पर तो खून सवार था। उसने पहले उस लड़के के हाथ काटे और फिर उसके सीने को सामने से चीर दिया, लेकिन उसे अब भी उसने मरने नहीं दिया। इंद्रजीत ने उस इंसान की दोनों आंखें फोड़ दी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस आदमी का सर धड़ से अलग होने के बाद कुछ देर तक वो तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। इंद्रजीत उस आदमी को मारने के बाद रुका नहीं। वो अब बाकी के तीनों के पीछे भागने लगा, लेकिन उसे वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, कहाँ गए पे? कौन से बिल में छुप गए हो? बाहर निकलो, ढूंढ तो मैं तुम्हें लूँगा ही। कब तक बच पाओगे? मेरे सामने आ जाओ। तभी अचानक से किसी ने इंद्रजीत पर पीछे से वार करा। उसने इंद्रजीत का गला दबाकर पकड़ लिया था। बहुत कोशिश के बाद जब खुद को इंद्रजीत उसकी उंगली से छुड़ा नहीं पा रहा था, तब उस आदमी के घुटने में वो एक लात मार देता है। वो आदमी कराता हुआ जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ता है, इंद्रजीत ने उस आदमी को अपने कब्जे में ले लिया। तुम्हारी तो रगों में ही सवार है, पीछे से वार करना। अब तुझे बताता हूँ औकात क्या है तेरी। इंद्रजीत ने उसे उठाकर पटक दिया और गरजते हुए शेर की भांति उस पर लात घूसों की बरसात शुरू कर दी। उस आदमी ने इंद्रजीत के मुंह पर धूल झोंककर एक लात मारी। इंद्रजीत ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी देर में वो आदमी उस जगह से भाग गया। इंद्रजीत के कुछ साथी वहाँ पर आ गए। कहाँ है वो सभी? बैठे होंगे कहीं बिल में छुपकर। तू जा, मैं इन्हें देख लूँगा। पता नहीं कितने कुत्ते हैं, संभल कर रहना। और ये लो, ये चिट्ठी मुझे इन लोगों के पास से मिली है, ये उस्ताद को दे देना, हमारे कुछ काम आ जाएगी शायद। रवि वहाँ से चला गया और इंद्रजीत अब आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने उसके पैरों पर चाकू से वार कर दिया। इंद्रजीत कराह उठा। उसने अपनी गन निकाली और उस आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। उसके पैर में चोट आने की वजह से अब वो थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा।
पास ही में एक बावड़ी थी। उसने ऊपर से ही देखा, पानी पूरा शांत था। अब वो पानी को थोड़ा ध्यान से देखने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से मारना चाहा। इंद्रजीत ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसे पटक दिया। तभी दूसरा वार हुआ इंद्रजीत के सर पर लोहे की रॉड से। इंद्रजीत के हाथ से उसकी पिस्टल छूट गई और उसका सर चकराने लगा। उसने देखा उसके पीछे 3 लोग थे। इंद्रजीत बावड़ी में बनी सीढ़ियों में गिर गया। एक के बाद एक वो सीढ़ी पर लुढ़कता हुआ चला गया। अब उसने देखा वो 3 लोग उसी की तरफ आ रहे थे। उसने अपनी पिस्तौल ढूंढी लेकिन वो उसे नहीं मिली और तब उसे याद आया उसने वो ऊपर ही गिरा दी थी। जब वो 3 आदमी उसके पास आ गए तो उसने चाकू से एक के पैर में दे मारा और उसे पैर के अंदर ही चारों तरफ घुमाने लगा। वो आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ रॉड छूट गया। इंद्रजीत जल्दी से वो रॉड उठाकर वहाँ खड़े आदमियों में से एक को मारता है और एक आदमी को लात मारकर पानी के अंदर गिरा देता है। दूसरे ही पल दूसरे आदमी के पैर में रॉड से मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, जय बजरंगबली। रॉड को ऐसा कहते हुए वो उस आदमी के सीने में घुसेड़ देता है। इंद्रजीत के मुंह पर उन आदमियों के खून के छींटे थे। उसे अपने दूसरे हाथ से पोंछते हुए वो आखिरी आदमी की तरफ बढ़ता है। उसे वो रॉड से खूब मारता है और एक रॉड उसके मुंह पर मारता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी पीछे से पानी में से निकलकर चौथे आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया। तभी इंद्रजीत ने एक रॉड उसके सर पर दे मारी और खुद पानी में गिर गया और पानी में ही उस इंसान को मारना शुरू कर दिया। पानी के अंदर इंद्रजीत ने उसे इतना मारा कि पूरे तालाब का पानी खून के रंग से रंग गया और उस आदमी ने दम तोड़ दिया। तभी पीछे से किसी ने इंद्रजीत के सर पर किसी चीज़ से वार करा। वहाँ पहले से चोट लगी होने के कारण इंद्रजीत ने अपना सर पकड़ लिया। वहाँ देखते ही देखते और भी 3 लोग आ गए और इंद्रजीत को पानी में डुबोने लगे और उसे बहुत ज़्यादा मारने लगे। इंद्रजीत की हालत अब बदहवास हो गई थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी की बंदूक पर गई। उसने उसका वो पैर बंदूक पर मार दिया जिससे उस इंसान की पकड़ ढीली हो गई और इंद्रजीत ने खुद को उन तीनों के हाथ से छुड़ा लिया और तीनों पर अनगिनत गोलियां चला दी जिससे वो तीनों ही वहीं पर ढेर हो गए और तालाब का पानी खून के रंग से लाल हो गया। तभी किसी की गोली चलाने से इंद्रजीत के हाथ से पिस्टल छूट गई। उसके हाथ पर गोली लगी थी। इंद्रजीत अपने दर्द को किनारे रखकर देखने लगा कि वहाँ कौन है। तभी उसकी नज़र सामने से 2 आदमी की तरफ गई। उन लोगों ने दूर से ही इंद्रजीत के ऊपर चाकू फेंका जिससे इंद्रजीत ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया, लेकिन उन आदमियों के दूसरे खंजर को वार से वो खुद को बचा नहीं पाया। वो खंजर सीधे जाकर उसके पेट में लगा। वो लोग जैसे ही उसके पास आए, इंद्रजीत ने अपने पेट में से खंजर निकालकर एक आदमी के गले में भोंक दिया। तभी दूसरे आदमी ने इंद्रजीत को चाकू से 3 बार मारा और उसके ऊपर 8 गोलियां चलाईं। इंद्रजीत लड़खड़ा गया लेकिन फिर भी उस आदमी को पानी में डुबाए रखा तब तक जब तक कि वो आदमी मर नहीं गया। वहाँ सभी लोग मर गए थे। तालाब का पानी खून के रंग से लाल था। इंद्रजीत अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे मुल्क में घुसकर मुझे ही मारेंगे, मर गए ना सब के सब। यही अशर करूँगा मैं तुम लोगों का। जब मेरे वतन पर आँख उठाकर देखोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ। इंद्रजीत गिर गया। जब हर जगह का मामला शांत हुआ तब उसके साथी अफसर उसको ढूंढते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि इंद्रजीत शहीद हो गया था अपने देश की रक्षा के लिए। आज इस अमर कथा को 26 साल हो गए थे। उस रात के बाद से उस बावड़ी को लोग खूनी बावड़ी कहते हैं, क्योंकि आज भी जब भी कोई दुश्मन सरहद पार करके बावड़ी तक पहुंच जाता है तो वो वापस अपने वतन में जाने लायक नहीं रहता। उनकी लाश बावड़ी के पानी के ऊपर तैरती हुई मिल जाती है और बावड़ी का पानी खून के रंग से लाल हो जाता है।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आपको ये सारी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 450 लाइक्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको अपने साथ घटी कोई पैरानॉर्मल घटना मुझे बतानी है तो स्क्रीन पर दिख रही इंस्टा आईडी पर या फिर मेरे मेल एड्रेस पर आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हो।